हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य तिवारी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक पर जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा समाज और हम सब एक अच्छा जीवन जिए, सबके पास एक अच्छा लाइफ हो, सबके पास राइट्स हो, सबके पास फ्रीडम हो, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, तो हमें इन टॉपिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। टॉपिक्स है डेमोक्रेसी, इंडिविजुअलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म एंड मेरिटोक्रेसी। इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। हम समझेंगे कि गवर्नेंस कितने टाइप्स हो सकते हैं और कौन सा टाइप ऑफ गवर्नेंस बेहतर है हमारे समाज के लिए। बहुत लोगों को लगता है कि जो संविधान है ये हमारा सही नहीं है, ये कॉपी किया हुआ है दूसरे देशों के संविधान से। हमें तो हमें गीता को संविधान बना देना चाहिए, या हमें मनुस्मृति को संविधान बना देना चाहिए, या बहुत लोगों को लगता है शरीयत को संविधान बना देना चाहिए और शरीयत के हिसाब से हमारा समाज चलना चाहिए। परंतु जब आप समझेंगे ना इन सब चीज़ों को, डीप में पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा बहुत अंतर है गीता, शरीयत या कुरान या हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में। और क्या अंतर है वो मैं आज आपको समझाऊंगा। वो तब आप समझेंगे जब आप समझेंगे डेमोक्रेसी क्या होता है। तब आप समझेंगे जब आप समझेंगे कि एक इंसान का आज़ादी क्या होता है, यूटिलिटेरियनिज़्म क्या होता है और मेरिटोक्रेसी क्या होता है। इन सब चीज़ों को जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों हमारे देश के लिए हमारा संविधान बहुत ज़रूरी है। ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू इंक्वायर इनटू सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस, exploring the evolution of political thought and the principles that shape how societies organize power, justice and human dignity। यहाँ पर आप समझो पावर का मतलब क्या होता है। पावर का मतलब होता है शक्ति, सत्ता, ठीक है। जस्टिस का मतलब न्याय और ह्यूमन डिग्निटी का मतलब इंसान का गरिमा, यानी किस तरीके से सोसाइटी शेप करता है सत्ता को, न्याय को और इंसान के गरिमा को। और कौन सा गवर्नेंस सबसे बेहतर है, कौन सा टाइप ऑफ सरकार सबसे बेहतर है जो इन तीनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे, सबको हक हो, इंसान को उसका आज़ादी मिले, इंसान को उसके राइट्स मिले। ओके, नाउ चैप्टर 1, द मीनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। अब हमें समझना पड़ेगा डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है और डेमोक्रेसी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। आज जो हम डेमोक्रेसी अपने देश में देख रहे हैं ये कैसे आया, क्योंकि भारत में नहीं था शुरू से। भारत में राजा राज किया करते थे कि कोई एक राजा है और वो राज कर रहा है पूरे सत्ता में, पूरे देश में या पूरे वहाँ के इलाके पे। और आम जनता प्रजा है और आम जनता के पास बस इतना ही पावर है कि वो अपना जीवन जिए, खाए पिए, टैक्स सरकार को दे और टैक्स राजा को दे और राजा की बात चुपचाप मान ले। बेसिकली राजा एक तरीके से पिता हुआ करता था प्रजा का। तो उस सिस्टम में हम लोग रहा करते थे एक टाइम पे। अकबर हो गया, बाबर हो गया, या फिर औरंगज़ेब, या फिर सम्राट पृथ्वीराज चौहान हो गए, या छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, या हमारे और पुराने काल में हम चले जाएं तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, अशोका हो गए, हमारे राम जी हो गए, भगवान राम। तो ये सब वो सिस्टम था जहाँ पर एक राजा राज करता था और आम जनता को उस राजा का बात मान कर चलना पड़ता था। आम जनता के पास बस इतना हक था कि वो खाए पिए, बच्चे पैदा करे और जीवन जी के मर जाए, और राजा के हर बातों का पालन करे। पर डेमोक्रेसी एकदम इसके उल्टा है। डेमोक्रेसी में पावर होता है जनता के हाथ में, यहाँ कोई राजा नहीं होता। ये बेसिक फ़र्क है, ठीक है। इवोल्यूशन समझते हैं। डेमोक्रेसी फ्रॉम ग्रीक, डेमोक्रेसी इवॉल्व होता है ग्रीक से। ग्रीस एक कल्चर था, एक सोसाइटी था, एक जगह था ग्रीस, एंशिएंट ग्रीस कहा जाता है। वहाँ से डेमोक्रेसी का इवोल्यूशन हुआ है। दो शब्दों से डेमोक्रेसी निकला है। पहला डेमोस, जिसका मतलब होता है पीपल, जनता। दूसरा क्रेटोस, जिसका मतलब होता है रूल, यानी राज्य, यानी सत्ता, ठीक है। यानी डेमोस और क्रेटोस से निकला है पीपल
का रूल, यानी रूल बाय द पीपल, यानी जनता के द्वारा राज, समझे, जनता के द्वारा राज। इन एंशंट एथेंस pioneered direct democracy where citizens participated personally in governance through though women, slaves and foreigners were excluded। और इसका सबसे पहला फॉर्म देखने को मिलता है हमें एथेंस में, ग्रीस का एक बहुत ही महान शहर या बहुत ही फेमस शहर आप मान सकते हो उस टाइम का, एथेंस। जैसे अयोध्या हमारे लिए या काशी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, एक टाइम का एंशंट सिटी है ये सारे, वैसे ही एथेंस एंशंट सिटी है ग्रीस का। तो वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी था, यानी जो पार्लियामेंट हुआ करता था, जो संसद हुआ करता था, उसमें लोग चुन कर नहीं जाते थे, लोग खुद ही चले जाते थे, जाकर वहाँ बैठते थे। और नोबल्स भी आते थे, यानी अमीर लोग, पावरफुल लोग भी आते थे, आम जनता भी जाती थी, राजा भी आता था, और ये सब मिल के डिसाइड करते थे। आपको आ रहा है समझ में? यहाँ पे केवल राजा डिसीजन नहीं ले रहा, या जो पावरफुल है वो डिसीजन नहीं ले रहा, बस यहाँ पे जनता भी पार्टिसिपेट कर रही है और वो भी अपना राय दे रही है और डिसीजन में हिस्सा ले रही है। ये एथेंस से चालू हुआ ग्रीस में, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी था, जनता डायरेक्ट पहुँच जा रही है। पर उस टाइम भी वेमेंस को अलाउ नहीं था वहाँ जाना, स्लेव्स को अलाउ नहीं था और फॉरेनर्स को अलाउ नहीं था डिसीजन में हिस्सा लेने के लिए। और एथेनियन डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस्ड अ रेडिकल प्रिंसिपल, ऑर्डिनरी सिटीजन्स कुड गवर्न देमसेल्व्स विदाउट किंग्स और डिवाइन अथॉरिटी, यानी आम जनता राज कर सकती है बिना किसी राजा के, बिना किसी परमात्मा या भगवान या ऐसी शक्ति के जो सबसे ऊपर हो, हम सबसे ऊपर हो। इन सब के अलावा, इनके अलावा भी, राजा के अलावा भी, अमीरों के अलावा भी आम जनता राज कर सकती है अपने ऊपर। और ये जो निकला रेडिकल प्रिंसिपल, ये निकला एथेंस से। पर आज का जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, जो हमारे देश में फॉलो किया जाता है या यूरोप में किया जाता है, अमेरिका में किया जाता है, वहाँ पर जो डेमोक्रेसी है ये है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी हम चुन कर भेजते हैं किसी को संसद में, हम खुद नहीं चले जाते, हम अपने इलाके में से एक किसी को चुनकर भेजते हैं जो हमारे बिहाफ पे जाता है पार्लियामेंट में और वहाँ पे लॉ बनाता है हमारे लिए। यानी हमने ही किसी को चुनकर भेजा है जो हमारे लिए लॉ बनाएगा, संविधान का कसम खाएगा, संविधान को प्रोटेक्ट करने का बात करेगा, आम जनता का बात करेगा। इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसमें वो क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का बात करेगा, रूल ऑफ लॉ का बात करेगा, फंडामेंटल राइट्स का बात करेगा। अब आपको समझना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है यानी संविधान के हर उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना, जैसे संविधान में लिखा है कि फंडामेंटल राइट है, संविधान में लिखा है कि आपको संविधान को मानकर चलना पड़ेगा, देश में जो भी काम होगा, जो भी सरकारी काम होगा या लॉ होगा, वो सब संविधान के नीचे होगा, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में है हमारा सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, सेक्युलरिज्म, इन सब चीज़ों का हमें पालन करना पड़ेगा। और फंडामेंटल राइट्स का हनन ना हो, इसका ध्यान रखेगा कौन, आपका रिप्रेजेंटेटिव, जो जिसको आपने चुनकर भेजा है, वो आपके बिहाफ पे सरकार में अपना बात उठाएगा। दिस इज़ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। पर एथेंस में जो चालू हुआ था वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी था, यानी जनता खुद ही चली जाती थी, वहाँ पे जाकर बैठ जाती थी और पार्टिसिपेट करती थी। नाउ अब आपको समझना पड़ेगा डेमोक्रेसी के कुछ कोर प्रिंसिपल्स को, जैसे सोवेरेनिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स। इनको समझो आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। सोवेरेनिटी क्या होता है? अल्टीमेट अथॉरिटी लाइज विद द पीपल, पीसफुल ट्रांसफर्स ऑफ पावर आफ्टर इलेक्शंस डेमोन्स्ट्रेट दिस फाउंडेशनल प्रिंसिपल इन एक्शन। यानी जो अल्टीमेट पावर है ना डेमोक्रेसी में, अल्टीमेट पावर वो जनता के हाथ में। जनता चुन के भेजती है रिप्रेजेंटेटिव को, पर अगर जनता को लगे कि वो जो जिनको मैंने चुनकर भेजा है ना, वो हमारे लिए काम नहीं कर रहा, वो हमारे इच्छाओं का पूर्ति नहीं कर रहा, हमारे लिए सही नहीं है, तो हमारे हाथ में ये पावर देता है डेमोक्रेसी कि हम उसे सत्ता से हटा सके, हम अगली बार उसको चुनकर भेजें जो उससे बेहतर हो। यही है जनता का शक्ति।
अल्टीमेट अथॉरिटी लाइज विद द पीपल। और पीसफुल ट्रांसफ़र होता है हमारे। अब देखो, जब कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस इलेक्शन हार गई, बीजेपी सत्ता में आ गई, कुछ ना हंगामा हुआ, कुछ ना दंगा हुआ, कुछ नहीं हुआ। सत्ता कितनी इजीली और पीसफुली ट्रांसफ़र हो गया। यानी सोचो, कोई इंसान अगर पावर में है वो क्यों हटना चाहेगा? नहीं हटना चाहेगा। कोई राजा अगर राज कर रहा है तो वो किसी और राजा को क्यों आने देना चाहेगा? नहीं आने देना चाहेगा, चाहे जनता को अच्छा लगे ना लगे। वो राजा वो लड़ेगा, झगड़ेगा, वॉर करेगा अपने आप को सत्ता में काबिज रखने के लिए। पर अब हमारे समाज में वैसा नहीं होता। हमारे समाज में पावर जनता के हाथ में है। अगर जनता किसी और को चुन देगी तो वो सत्ता में जाएगा, और जो सत्ता में अभी है उसको हटना पड़ जाएगा। कितना भयंकर कॉन्सेप्ट है ये, जो कि पहले नहीं था। एक राजा चाहे जैसा हो, अय्याश हो, बहुत क्रूर हो, या बहुत अधार्मिक हो, या लोगों के राइट्स का हनन करता हो, जनता कुछ नहीं कर सकती है। जब तक जनता उठ के उसके खिलाफ वायलेंट ही ना हो जाए, तब तक जनता कुछ नहीं कर सकती है। वो राजा सत्ता में बरकरार रहेगा। राजा के बातों को जनता को मानना पड़ेगा। आपको आ रहा है बात समझ में? तो जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि डेमोक्रेसी पावर जनता के हाथ में देता है, और जनता जिसको चुन देगी वही सत्ता में रहेगा, बाकी सब सत्ता से हट जाएंगे। ओके। नंबर 2, पॉलिटिकल इक्वालिटी। हाँ, सोवेरेनिटी में एक और मतलब है कि सोवेरेनिटी का मतलब होता है कि आपका जो स्टेट है, आपका जो कंट्री है, और इसके अंदर जो गवर्नमेंट है, इसको कोई और इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता एक्सेप्ट द पीपल ऑफ दैट कंट्री। यानी कोई बाहर का इंसान, कोई दूसरा देश आपके देश को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। इसी को कहते हैं सॉवरेन कंट्री। और जो सॉवरेन कंट्री होता है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, उसको कोई और इन्फ्लुएंस नहीं करता एक्सेप्ट द पीपल ऑफ द कंट्री। आम जनता, वही बदल सकती है सत्ता को। दूसरा, पॉलिटिकल इक्वालिटी का बात होता है डेमोक्रेसी में। यानी एक आदमी के पास एक वोट है, और जितने आदमी हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, आदमी हो, औरत हो, 18 साल का बच्चा हो, सबका वोट का पावर एक बराबर है। सबका पावर एक है। अमीर एक वोट दे और आप एक वोट दो, उन दोनों का वैल्यू सेम है। ऐसा नहीं होगा कि अमीर एक वोट दे रहा है और उसका वैल्यू 10 वोट के बराबर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यानी इससे ये होता है कि जो आम जनता है उसका पावर बढ़ता है, क्योंकि अगर अमीर का एक वोट का वैल्यू 10 हो जाता, या 20 हो जाता, या 100 हो जाता, और ऐसा आदमी जो अनपढ़ है, गरीब है, इनका वोट का वैल्यू एक का एक ही रहता, तो हर समय सत्ता में वही जाता जिसको अमीर चुनता। पर आज वोट का वैल्यू बराबर है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सबका वोट का वैल्यू बराबर है। तो सत्ता में वो जाता है जिसको जनता मेजॉरिटी में चुनती है, जिसको मेजॉरिटी जनता चुनती है, वही सत्ता में जाता है। ओके। और ये बहुत रेवोल्यूशनरी है हमारे सोसाइटी में, क्योंकि ये हमारा सोसाइटी एक टाइम पे गवर्न किया जाता था, एरिस्टोक्रेट्स गवर्न करते थे। मोनार्कीज था, यानी राजा का सत्ता होता था, अमीरों का सत्ता होता था, पढ़े लिखे लोगों का सत्ता हुआ करता था। जैसे हमारे समाज में ब्राह्मणों का सत्ता हुआ करता था एक टाइम पे, जो पढ़े लिखे लोग थे। और जो गरीब थे, अनपढ़ थे, या जिनको शूद्र कहा जाता था, जो गरीब थे और अनपढ़ थे, उनका सत्ता में कोई योगदान ही नहीं था। उनके साथ चाहे जो हो, वो सत्ता में कोई योगदान नहीं दे सकते। और उस समाज से हम इस समाज में आ गए हैं कि चाहे तुम ब्राह्मण हो, चाहे तुम शूद्र हो, चाहे तुम कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, पावरफुल हो या पावरफुल नहीं हो, सबका वैल्यू वोट का बराबर है। और ये बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। तीसरा, रूल ऑफ लॉ का बात करेंगे। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? रूल ऑफ लॉ होता है कि कानून के ऊपर कुछ नहीं है, कानून के ऊपर कोई नहीं है, कानून सबसे ऊपर है। चाहे राजा ही क्यों ना हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, चाहे जज ही क्यों ना हो, अगर वो कुछ ऐसा काम करता है जिससे कानून का हनन होता है, कानून टूटता है, तो कानून उसको सज़ा देगा। इसी को कहते हैं रूल ऑफ लॉ। और हमारे संविधान में इम्पीचमेंट प्रोसेसेस हैं, जैसे कि अगर
जज को हटाना हो तो किस तरीके से हटाया जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर को हटाना हो तो किस तरीके से, प्रेसिडेंट को हटाना हो तो किस तरीके से हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया और कुछ गलत काम करे तो करते चला जाएगा, कोई नहीं रोकेगा उसको, नहीं, उसको हटाया जा सकता है। और इसका प्रावधान हमारे संविधान में दिया हुआ है। तो रूल ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश में कानून के ऊपर कुछ नहीं है, कानून हर किसी पे सेम तरीके से लागू होता है। हो ना हो बात अलग है हमारे समाज में, पर लिखा हुआ तो यही है कि कानून सबके ऊपर सेम तरीके से लागू होगा। नहीं होता है, अमीर छूट जाता है, अमीर को बेल मिल जाता है, गरीब जेल में चक्की पीसते रह जाता है, ये सच है। क्यों? क्योंकि हमारा सोसाइटी करप्ट है। ऐसा नहीं है अमीर करप्ट है, गरीब भी करप्ट है, क्योंकि ये गरीब जिस दिन अमीर हो जाएगा ये भी वही काम करेगा जो आज का अमीर कर रहा है। तो बेसिकली जो इशू है वो इशू है अध्यात्म को लेके, इंसान के आत्मा को लेके, इंसान के मोरालिटी को लेके, इंसान के एथिक्स को लेके, कि हम करप्ट हैं, और हम करप्ट हैं तो हम कानून को भी तोड़ देते हैं, कानून को भी निचोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं, कानून को भी खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि वी आर करप्ट। कानून का इसमें कोई गलती नहीं है, संविधान का इसमें कोई गलती नहीं है। चौथा, फंडामेंटल राइट। हमारा जो डेमोक्रेसी है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है फंडामेंटल राइट। यानी एक इंसान का, हर एक इंसान के कुछ राइट्स हैं जिनका हनन नहीं हो सकता है। हो सकता है सिर्फ एक केस में, इमरजेंसी लग जाए देश में तो, अन्यथा उसके राइट्स का हनन नहीं हो सकता है। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये आपको अधिकार है कि आपको बोलने का हक है, आपको अपने रिलीजन चुनने का हक है, आपको समाज में काम करने का हक है, आपको समाज में जीने का हक है, आपको समाज में प्राइवेसी का हक है। तो बहुत सारे राइट्स आपको मिले हुए हैं जो आपका अधिकार है। और ये कौन देता है? ये डेमोक्रेसी देता है। वरना फ्रीडम ऑफ स्पीच मोनार्की में नहीं है, एरिस्टोक्रेसी में नहीं है। मोनार्की मतलब अगर कोई राजा है सत्ता में और आप उसको क्रिटिसाइज़ करिएगा, वो आपको फांसी दे देगा और कोई कुछ नहीं कर सकता। पर डेमोक्रेसी में अगर कोई गलत काम करता है, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो, आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, और ये हक देता है आपको आपका संविधान, आपको ये हक देता है डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है आपको आपका संविधान। पर ये डेमोक्रेसी में ही है और कहीं नहीं है। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन जहाँ का सत्ता पे बैठा हुआ है, वो क्या है? मोनार्की है, एक राजा बैठा हुआ है और वो सब पे गवर्न कर रहा है, वो डिक्टेटरशिप है। और उसमें कोई उसके खिलाफ बात नहीं कर सकता, और जो बात करेगा वो मारा जाएगा, मारा जाएगा, सताया जाएगा, उसका फैमिली ख़राब कर दिया जाएगा, उसका फ्यूचर ख़राब कर दिया जाएगा। पर हमारे देश में हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है। चाहे प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, आप उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका संविधान आपको हक देता है, आपका संविधान आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। कोई आपको ज़बरदस्ती किसी चीज़ को मानने पे या फॉलो करने पे फोर्स नहीं कर सकता इस देश के अंदर। क्यों? क्योंकि आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। समझ रहे हो आप? तो ये है डेमोक्रेसी के कुछ मेन प्रिंसिपल्स जो आपको हक देता है कितना सारा, आम जनता को कितना पावर देता है, सोचो। नाउ चैप्टर 2, यूटिलिटेरियनिज्म, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। द एथिक्स ऑफ द ग्रेटेस्ट गुड। यूटिलिटेरियनिज्म का ना जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यूटिलिटेरियनिज्म में वही बात होगा जिसमें मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो। अगर मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो रहा है, भले ही कुछ लोगों को नुकसान हो जाए या इशू हो जाए या परेशानी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो रहा है ना, वो चीज़ पास कर दो, वो चीज़ कर दो। यही है यूटिलिटेरियनिज्म। Utilitarianism emerged as a moral philosophy arguing that the right action produces the greatest happiness for the greatest number. It evaluates policies based on outcomes rather than intentions. So utilitarianism क्या कहता है? ये कहता है वो एक्शन सही एक्शन है जो मैक्सिमम लोगों के लिए हैप्पीनेस लाए, मैक्सिमम लोगों के लिए खुशी लाए। ये है यूटिलिटेरियनिज्म। अगर मैक्सिमम लोग किसी पॉलिसी से खुश हैं तो वो पॉलिसी ठीक है, भले ही कुछ लोगों को दिक्कत हो जाए। आ रहा है आपको समझ में ये बात? यानी इसमें आउटकम पे फोकस है। आउटकम में अगर सब लोग, ज़्यादातर लोग खुश हैं, कोई इशू नहीं है, भले ही आप काम गलत करो। अगर काम गलत हो, एथिकली मॉरली अगर वो काम गलत हो, पर मैक्सिमम लोग खुश हैं, तो वो काम सही है यूटिलिटेरियनिज्म के हिसाब से। इसमें इंटेंशन नहीं देखा जाता, इसमें आउटकम देखा जाता है, आउटकम सही होना चाहिए। जैसे बांग्लादेश में एक हिंदू को जलाकर मार दिया गया,
पर बांग्लादेश के मैक्सिमम लोग खुश हैं, तो कोई वहाँ पे कुछ नहीं करेगा, कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा, और सरकार भी क्या कर लेगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग खुश हैं। और ज़्यादातर सरकारें और जो सरकारें डेमोक्रेटिक नहीं होती हैं, जो सरकारें ऑटोक्रेसीज होती हैं या मोनार्कीज़ होती हैं या डिक्टेटरशिप होती हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर यूटिलिटेरियनिज्म का ही बोलबाला होता है। मैक्सिमम लोग खुश हैं, ठीक है वो चीज़ कर दो, मैक्सिमम लोगों का आइडियोलॉजी जो है उसी चीज़ का पालन होना चाहिए। यही है यूटिलिटेरियनिज्म। इसका बेनिफिट भी है पर इसका डाउनसाइड भी है। कोई भी चीज़ पूरी तरीके से अच्छा नहीं होता। बेनिफिट ये है कि जैसे मान लो देश में कोविड आया, कोविड का समय आया था, कोविड फैल रहा था, तो सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। बहुत लोगों को दिक्कत हुआ, कुछ लोगों को दिक्कत बहुत ज़्यादा हुआ होगा, पर ये ओवरऑल गुड के लिए था, ताकि मास में डेथ ना होने लग जाए, समाज में मैक्सिमम लोग मर ना जाए। तो लॉकडाउन लगा दिया गया ताकि समाज में मास डेथ ना हो, सामूहिक लोग मरने ना लग जाए। लॉकडाउन लगा दिया गया, कुछ लोगों को दिक्कत हुआ, पर सरकार बोलती है ठीक है, मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा है ना, ठीक है। पर इसका एथिकल डेंजर है। डेंजर ये है, इफ़ मेजॉरिटी हैप्पीनेस जस्टिफाइज सेक्रीफाइसिंग माइनॉरिटी राइट्स, justice become fragile. Colonial powers exploited this logic to justify oppression. अब देखो, अगर मेजॉरिटी लोग किसी चीज़ को लेकर खुश हैं, भले ही वो गलत हो मॉरली एथिकली, पर फिर भी सरकार उसको सपोर्ट कर देगी। अगर वो सरकार यूटिलिटेरियनिज्म में मानती है तो मैक्सिमम लोग खुश हैं, कुछ लोगों के साथ गलत हो रहा है, कर दो गलत, कोई इशू नहीं है। यही है। यहाँ पे इंडिविजुअल का हक मार दो, चलेगा। यहाँ पे इंडिविजुअल का आज़ादी छीन लो, चलेगा। मैक्सिमम लोग खुश हैं, बहुत बढ़िया। जैसे अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने ये कह के करा कि हम तुम्हारे देश पे कब्ज़ा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम लोग सभ्य नहीं हो, हम तुमको सभ्य बनाएंगे, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। और उन्होंने ऑपरेशन को जस्टिफाई कर दिया क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम सबके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। पर रियलिटी क्या था कि वो लोगों को लूट रहे थे, वो लोगों को सप्रेस कर रहे थे। पर उन्होंने फ़िलॉसफी का यूज़ करके, थॉट्स का यूज़ करके और यूटिलिटेरियनिज्म का यूज़ करके ये कह दिया कि हम लोगों का भलाई करना चाहते हैं, इसीलिए हम उन पर राज कर रहे हैं। सो यूटिलिटेरियनिज्म ठीक है, कुछ पॉलिसीज़ बनाने के लिए ठीक है, पर हद से ज़्यादा इसका इस्तेमाल इंडिविजुअल के डिग्निटी का हनन कर देता है, इंडिविजुअल के राइट्स का हनन कर देता है। और यूटिलिटेरियनिज्म इंसान को इंसान नहीं देखता, इंसान को बस एक नंबर देखता है, एक नंबर। मैक्सिमम नंबर खुश है हमसे, बहुत बढ़िया, चाहे 10-15 लोगों को नुकसान हो जाए। ये है यूटिलिटेरियनिज्म। गवर्नमेंट्स बहुत ज़्यादा इसको फॉलो करती हैं, कोई भी गवर्नमेंट होती है वो यूटिलिटेरियनिज्म को बहुत ज़्यादा फॉलो करती है। इंडिविजुअलिज्म, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या है, गवर्नमेंट को मेजॉरिटी को खुश रखना है, सिंपल बात है। तो वो ये नहीं देखती कि एक इंसान को दुख हो रहा है कि सुख हो रहा है, वो ये देखती है मैक्सिमम लोग खुश है कि नहीं, बस। इंडिविजुअलिज्म का बात करते हैं, ये यूटिलिटेरियनिज्म का एकदम अपोजिट चीज़ है, द मोरल सेंट्रलिटी ऑफ द पर्सन। इंडिविजुअलिज्म कहता है कि हर एक इंसान का अपना इमोशन है, हर एक इंसान का अपना हक है, हर एक इंसान का अपना आज़ादी है, हर एक इंसान को जीना है, हर एक इंसान को खुश रहना है, हर एक इंसान को सुविधा मिलना चाहिए। तो इंडिविजुअलिज्म कहता है कि आप किसी भी आदमी का या किसी भी इंसान का राइट्स का हनन नहीं कर सकते, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, चाहे मैक्सिमम लोगों के साथ थोड़ा गलत क्यों ना हो जाए, चाहे कोई ऐसा पॉलिसी ही क्यों ना बन जाए जिसमें नुकसान ही हो रहा हो, पर आप किसी एक के साथ गलत नहीं कर सकते डायरेक्ट। ठीक है। इंडिविजुअलिज्म डेवलप्ड एज अ रिस्पॉन्स टू सिस्टम ट्रीटिंग पीपल एज मीन्स टू एन एंड। इट एम्फसाइजेस पर्सनल फ्रीडम, ऑटोनॉमी एंड राइट्स, असर्टिंग दैट सोसाइटी एग्जिस्ट्स टू सर्व इंडिविजुअल्स। यानी ये जो सोसाइटी है ये हर एक इंसान को सर्व करने के लिए है। सरकार हर एक इंसान के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ना कि कुछ ऐसा काम करने के लिए जिससे बहुत फ़ायदा हो जाए पर कुछ इंसानों का हनन हो जाए। ऐसा नहीं कर सकती सरकार। जैसे इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है, यूटिलिटेरियनिज्म का ही कॉन्सेप्ट है कि हम ओवरऑल गुड के लिए इमरजेंसी लगा रहे हैं पूरे देश में, पर इससे क्या होता है, आम आदमी का राइट्स छिन जाता है। आप आज़ाद नहीं हो, आप बोल नहीं सकते, आपको जेल में डाल दिया जाएगा बाहर निकलोगे तो, समझ रहे हो। पर सरकार क्या कहेगी कि हर किसी के लिए बेनिफिट के लिए है,
पर इंडिविजुअलिज्म में सरकार, हमारा संविधान हमें इंडिविजुअलिज्म देता है और बहुत बात करता है कि आम आदमी के फ्रीडम का हनन नहीं हो सकता, आम आदमी के राइट का, ज़िंदगी का हनन नहीं हो सकता। दैट इज़ इंडिविजुअलिज्म। और मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है, हमारा आज का समाज और आज का जो हमारा संविधान है, ये बहुत ज़्यादा फोकस करता है इंडिविजुअलिज्म पे। भले ही गवर्नमेंट फोकस ना करे इंडिविजुअलिज्म पे, पर संविधान और कोर्ट्स बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं इंडिविजुअलिज्म पे। मॉडर्न डेमोक्रेसीज ग्राउंड fundamental rights in their belief that each human life has intrinsic value. Freedom of speech protects unpopular opinions even when the majority finds them uncomfortable, directly contradicting pure utilitarian logic. भली देखो, जैसे मान लो हमारा बांग्लादेश का ही समाज है, अगर मान लो कोई हिंदू वहाँ माइनॉरिटी में है और वो कुछ ऐसा बात कर दे जो मेजॉरिटी के बिलीव्स के उल्टा हो, जैसे हिंदू और मुसलमान में ये झंझट चलता रहता है। क्यों? क्योंकि मुसलमान कहता है कि हम अल्लाह को मानते हैं, हम मूर्ति पूजा नहीं करते, पर हिंदू लोग मूर्ति पूजा करते हैं और बहुत सारे डिटीज़ को मानते हैं, बहुत सारे गॉड्स को मानते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है थॉट्स में, कॉन्ट्राडिक्शन है। तो हिंदू तो माइनॉरिटी में है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, और वहाँ मेजॉरिटी में मुसलमान है। तो अगर हिंदू कुछ कहता है और मुसलमानों को ठीक नहीं लगता है और सरकार मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदू का राइट का हनन कर दे, दैट इज़ यूटिलिटेरियनिज्म। और वहाँ पे वो खुश हैं वहाँ पे मेजॉरिटी खुश है, पर माइनॉरिटी का तो हक छीन लिया गया ना। पर संविधान अगर जब इंटैक्ट रहता है, संविधान जब अपना काम करता है, तो इंडिविजुअलिज्म का हनन नहीं हो सकता है। कोर्ट्स इसका ध्यान रखती हैं। सरकार आपका इंडिविजुअल का हनन कर देता है राइट का, पर कोर्ट मेक श्योर करता है कि सरकार भी ना करे। सरकार पे कोर्ट प्रेशर बनाए रखता है कि आप किसी भी इंडिविजुअल का हक नहीं मार सकते। इसीलिए हमारे समाज में डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर, जुडिशरी, मीडिया, ये सब मिल के काम करती हैं ताकि बैलेंस बना रहे। सरकार बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए, या जुडिशरी बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए, या मीडिया ही बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। ये तीनों एक तीसरे को बांध के रखती हैं कि सरकार बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव ना हो जाए। तब वहाँ पे आता है कोर्ट सरकार के हर उन कानून को गिरा सकती है, या कह सकती है कि ये कानून रद्द हो गया, अगर वो कानून आम आदमी के राइट्स का हनन करता हो तो इसीलिए इंडिविजुअलिज्म बहुत ज़रूरी है। और अगर आप हमारे समाज को देखोगे ना, हमारे डेमोक्रेसीज़ को देखोगे, यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म और यूटिलिटेरियनिज्म दोनों का मिक्सचर है। सरकार बहुत ज़्यादा फोकस करती है यूटिलिटेरियनिज्म पे, क्योंकि सरकार को मैक्सिमम को खुश रखना है, दिखाना है कि हम फ़ायदा कर रहे हैं, हम डेवलप कर रहे हैं। भले रियलिटी कुछ और हो, रियलिटी में आम जनता का लगा पड़ा हो, पर सरकार दिखाएगी नंबर्स कि देखो जीडीपी बढ़ रहा है, देखो मेजॉरिटी खुश है हमसे। पर कोर्ट्स नंबर्स से ज़्यादा इंडिविजुअल को देखती है, राइट्स को देखती है, और ये बैलेंस डेमोक्रेसी में बना रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। डेमोक्रेसी एज अ डेलिकेट बैलेंस। डेमोक्रेसी एक बैलेंस है, समझे। डेमोक्रेसी में कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे डेमोक्रेसी में यूटिलिटेरियनिज्म बहुत ज़्यादा नहीं है और इंडिविजुअलिज्म भी बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे सरकार यूटिलिटेरियनिज्म को फॉलो करती है, जुडिशरी इंडिविजुअलिज्म को फॉलो करती है, और ये दोनों को मिलाकर डेमोक्रेसी बहुत ईजिली और स्मूथली चलता है। मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट भी होता है और इंडिविजुअल के राइट्स का हनन भी नहीं होता है। आ रहा है आपको समझ में? और डेमोक्रेसी का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इम्परफेक्ट हार्मनी, यानी कांग्रेस और बीजेपी में लड़ाई है, झगड़ा है, पर फिर भी एक हार्मनी बना हुआ है। अगर कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिल गया, बीजेपी सत्ता से हट जाएगी, चुपचाप हटेगी, वो झगड़ा नहीं कर सकते, वॉर नहीं कर सकते कांग्रेस के साथ, कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। ये कैसे हो सकता है? डेमोक्रेसी में ही हो सकता है। सो मॉडर्न डेमोक्रेसी अटेम्प्ट्स अ डेलिकेट इक्विलिब्रियम, borrowing concern for collective welfare from utilitarianism while respecting personal rights from individualism. So democracy एक बैलेंस चीज़ है जिसमें यूटिलिटेरियनिज्म भी यूज़ हो रहा है, इंडिविजुअलिज्म भी यूज़ हो रहा है। यानी सरकार तो अपना काम करेगी कि हाँ ग्रोथ होना चाहिए, पेड़ काटना हो काट दो, पर ग्रोथ होना चाहिए, रोड बनना चाहिए। पर वहाँ पे कोर्ट आ जाती है, नहीं आप पेड़ नहीं काट सकते। सरकार कह रही है कि ये गरीबों का झोपड़ी पट्टी हटाओ क्योंकि यहाँ पे मॉल बनेगा, पर कोर्ट आ जाती है, कोर्ट कहती है नहीं आप इनके राइट टू शेल्टर को नहीं छीन सकते। सो ये एक बैलेंस है, और वहाँ पे बीच का फिर रास्ता निकलता है। कोई एक बहुत ज़्यादा हावी नहीं हो जाता डेमोक्रेसी में, और ये खासियत है डेमोक्रेसी का।
द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अब कुछ नेगेटिव पार्ट्स भी देख लें भाई। हर चीज़ अच्छा ही तो नहीं होता है किसी चीज़ में भी। नेगेटिव ये है कि डेमोक्रेसी में ना, जैसी जनता है सत्ता में लोग भी वैसे ही होंगे। अगर जनता अनपढ़ गवार, जनता मूर्ख है, तो ऐसे लीडर्स को चुन के भेजेंगे जो करप्ट होगा। अगर जनता करप्ट है, लीडर भी, क्योंकि लीडर कहाँ से आ रहा है, उसी जनता के बीच से आ रहा है। तो जनता करप्ट है, जनता अनपढ़ है, तो लीडर भी करप्ट और अनपढ़ होगा, वो सत्ता में जाएगा और वो फिर गलत काम ही करेगा, वो उल्टा जनता को ही लूटेगा, क्योंकि हर कोई एक दूसरे को उस सिस्टम में लूट रहा है। और मेजॉरिटी जनता अगर मान लो अनपढ़ है, गरीब है, पर वो मेजॉरिटी में है, तो वो ज़्यादा वोट का पावर है उनके पास, तो वो वोट करके उसको जितवा देंगे। तो जो ज़्यादा पॉपुलर है वो सत्ता में आ जाएगा, भले ही वो मेरिट वाला हो कि ना, भले उसके अंदर वो काबिलियत हो या ना हो कि वो सत्ता ठीक से चला सकता है। ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि कि डेमोक्रेसी में ना सत्ता वैसा ही होगा जैसी जनता होगी। अगर जनता बहुत पढ़ी लिखी है, जनता बहुत अपने राइट्स को जानती है, जनता बहुत सोचती है, विचारती है, सवाल पूछती है, तो सत्ता में जो लोग भी जाएंगे ना वो वैसे ही होंगे कि वो सवाल पूछेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, इंडिविजुअल राइट्स का हनन नहीं होने देंगे, वो काम करेंगे, वो फील करेंगे कि नहीं मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं गलत काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये लोग सवाल पूछेंगे मेरे से। पर अगर जनता अनपढ़ है, गवार है, जनता गरीब है और जनता अंधाधुन फॉलो करती है किसी को, तो वैसा ही लीडर जाएगा जो जनता को लूटेगा पर जनता कुछ नहीं बोलेगी। पर फिर भी डेमोक्रेसी का अपना बात है इसमें। और डेमोक्रेसी में देखो मिस इन्फॉर्मेशन और मीडिया मैनिपुलेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक पिलर है डेमोक्रेसी का, मीडिया। मीडिया अपने हिसाब से काम करती है, पर डेमोक्रेसी में मीडिया ना गुलाम भी हो जाती है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ख़रीद लेता है, गवर्नमेंट मीडिया को अपने हिसाब से कंट्रोल करने लग जाता है। ठीक है, तो बहुत हद तक ट्रुथ जो है वो आम जनता तक पहुंचता नहीं है अगर मीडिया ठीक से काम ना करे तो। ठीक है, और डेमोक्रेसी का एक और बहुत फ्लॉ है, वो ये है कि शॉर्ट टर्म थिंकिंग बहुत होता है। यानी जो लीडर खड़ा हुआ है इलेक्शन में, वो आम जनता को खुश करने के लिए शॉर्ट टर्म फ्रीबीज दे सकता है या ऐसी बातें कर सकता है जिससे मेजॉरिटी खुश हो जाए, भले ही वो बातें गलत हो, और मेजॉरिटी वोट दे दे, वो सत्ता में चल जाए। समझ रहे हो आप? भले ही मेजॉरिटी, क्योंकि मेजॉरिटी के आँख पे पट्टी बंधा हुआ है, धर्म का पट्टी बंधा हुआ है, अंधविश्वास का पट्टी बंधा हुआ है, नेशनैलिटी का पट्टी बंधा हुआ है, वो एथिक्स, मोरालिटी, ट्रुथ, इंडिविजुअलिटी, राइट्स इनको नहीं समझती है। जनता को बस ये समझ में आता है मेरे समाज का कौन है, मेरा बात कौन कर रहा है, और कौन मुझे अभी फ़ायदा दे दे उसको मैं वोट दे दूंगा। वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं होता डेमोक्रेसी में। और ये इसलिए तो कह रहा हूँ, जैसी जनता होगी वैसा ही लीडर होगा, वैसा ही सत्ता होगा, वैसा ही गवर्नेंस होगा और वैसा ही डेवलपमेंट होगा, जैसी जनता होगी। डेमोक्रेसी में सब चीज़ जनता पर निर्भर करता है। रूल बाय अनइन्फॉर्म्ड मेजॉरिटी। अगर मेजॉरिटी अनपढ़, गवार, गरीब अगर ऐसी है तो वैसे ही लोग चुन के भेजेंगे जो अनपढ़, गवार, गरीब होंगे। भले फिर बाद में वो अमीर हो जाए उसी गरीबों को लूट कर। ठीक है, तो ये क्राइसिस है डेमोक्रेसी का। तो डेमोक्रेसी में इस चीज़ को काउंटर करने के लिए एक थ्योरी आया मेरिटोक्रेसी का, यानी रूल बाय द कैपेबल। यानी वही राज करे जो कैपेबल हो, जिनके पास वो क्वालिटीज़ हो, जिनके पास वो स्किल्स हो, वही सत्ता में रहने चाहिए। मेरिटोक्रेसी यही बात करती है। मेरिटोक्रेसी प्रपोजेस दैट पावर शुड बी गिवन टू दोस्त डेमोन्स्ट्रेटिंग एबिलिटी, इंटेलिजेंस एंड कॉम्पिटेंस रेदर देन पॉपुलैरिटी। पॉपुलर होने से तुम सत्ता में आ जाओगे, मेरिटोक्रेसी ये नहीं कहती। मेरिटोक्रेसी कहती है जो काबिल होगा वो सत्ता में आएगा। दिस इज मेरिटोक्रेसी। ठीक है, और हमारे समाज में मेरिटोक्रेसी है, मैं बताता हूँ कैसे। हमारे समाज में ब्यूरोक्रेसी क्या है? मेरिटोक्रेसी है। यानी अफसर कौन बनता है, आईएएस कौन बनता है, आईपीएस कौन बनता है, या दरोगा कौन बनता है, या पुलिस ऑफिसर कौन बनता है, ये सब वही लोग बनते हैं जो एग्ज़ाम निकाल पाते हैं, जो ये प्रूव कर पाते हैं कि देखो मैं ज़्यादा काबिल हूँ इन लोगों से। भले वो पॉपुलर हो ना हो, लोग जानते हो ना जानते हो, एक आईएएस ऑफिसर को हर कोई नहीं जानता, पर फिर भी वो एक आईएएस ऑफिसर है, एक जिला के अंडर वो काम करता है, वहाँ पे कानून को, वहाँ पे सारे पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करता है। तो वो मेरिटोक्रेसी है। वहाँ पे सबसे काबिल इंसान बैठा है जो सबसे ज़्यादा नंबर लाया है एक एग्ज़ाम में, उसने प्रूव किया है वो बाकी लोगों से बेहतर है। दैट इज़ मेरिटोक्रेसी। ठीक है, तो हमारे समाज में मेरिटोक्रेसी भी है, पर मेरिटोक्रेसी का ना एक सबसे खतरनाक चीज़ है वो ये है कि मेरिटोक्रेसी के कारण ऑटोक्रेसी भी आ सकता है, एरिस्टोक्रेसी भी आ सकता है। मतलब
जो मेरिटोक्रेसी वाला इंसान है वो अपने आप को आम जनता से ऊपर समझेगा, सिंपल बात है, क्योंकि वो सबसे ऊपर है, वो सबको हरा के ऊपर पहुंचा है और उसको ये भी फील हो रहा है कि भाई वो सबसे ज़्यादा काबिल है इन लोगों में, तो वो आम जनता को समझेगा ही नहीं कुछ। समझ रहे हो आप? पावर तब आम जनता के हाथ में नहीं रहेगा मेरिटोक्रेसी में। अगर ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो जिसमें मेरिटोक्रेसी का ध्यान रखा जाता है तो उसमें पावर आम जनता के हाथ में नहीं रहेगा, वो राजा के हाथ में, वो सिंपल है, वो राजा हो जाएगा वहाँ का और उसके हाथ में पावर होगा और वो आम जनता को अपने पैर का धूल समझेगा। उसको आम जनता के जीवन से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि उसका जीवन तो अलग ही होगा। एक आईएएस ऑफिसर एक बंगले में रहता है, बाहर निकलता है कार से, बॉडीगार्ड्स होते हैं, हर चीज़ उसको करके मिल जाता है। उसको क्या पता है गरीब का दुख? कुछ पता नहीं है। तो मेरिटोक्रेसी का सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि उसको आम जनता के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। हो सकता है वो पॉलिसी बहुत अच्छा बना दे, हो सकता है उसके पास बहुत सारा आइडियाज़ हो, पर उसको ये पता ही नहीं कि आम जनता को क्या चाहिए। और वो डिक्टेटर हो सकता है, वो आम जनता को डिक्टेट करने लग जाएगा और पावर आम जनता के हाथ से निकल के उसके पास चला जाएगा। यानी आम जो जनता है, जनता, उसके हाथ में पावर ही नहीं बचा मेरिटोक्रेसी में। आ रहा है आपको बात समझ में? कितना खतरनाक चीज़ है मेरिटोक्रेसी। पर हाँ, हमारे सिस्टम में बैलेंस है, जैसे मैंने बताया डेमोक्रेसी में बैलेंस है। बैलेंस है कैसे है कि हमारे समाज में डेमोक्रेसी भी है, मेरिटोक्रेसी भी है। मेरिटोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी के थ्रू है और डेमोक्रेसी लेजिस्लेचर के थ्रू है। यानी हम चुनकर भेजते हैं लीडर जो पॉलिसी बनाते हैं, और जो पॉलिसी बन जाता है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स। समझ रहे? और वो ब्यूरोक्रेट्स जो मेरिटोक्रेसी के थ्रू गए हैं वो एडवाइस करते हैं उन लीडर्स को जिनको हमने चुनकर भेजा है। तो डेमोक्रेसी प्रायोरिटाइज लेजिटिमेसी, इंक्लूसिव बट इनएफिशिएंट। डेमोक्रेसी इनएफिशिएंट हो सकता है क्योंकि जैसी जनता वैसा लीडर। इनएफिशिएंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर जनता ने चुनकर भेजा है। अल्टीमेटली पावर जनता के हाथ में है, अल्टीमेटली पावर जनता के हाथ में है डेमोक्रेसी में, ठीक है। पर मेरिटोक्रेसी में हो सकता है काबिल लोग हों, हो सकता है काबिल लोग हों, बहुत ज़्यादा जानते हों बाकी लोगों से, पर ये जनता से पावर छीन लेता है। एक अफसर जनता के बारे में नहीं सोचेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जनता से, क्योंकि उसका नौकरी फिक्स्ड है, उसको सैलरी हर महीने आना है, उसको कोई लेना देना नहीं है आम जनता से, उसको हर 5 साल पे वोट मांगने नहीं जाना। तो वो आम जनता को, वो अपने आप को आम जनता से ऊपर समझता है। पर एक जो नेता है उसको पता है कि हर 5 साल पे वोट मांगना है मुझे, अगर मैंने इनको खुश नहीं रखा, अगर मैंने इनके लिए काम नहीं किया, नहीं मुझे सत्ता से हटा देंगे। तो डर है डेमोक्रेसी में, लीडर के दिल में डर है, मन में डर है, पर एक ब्यूरोक्रेट को कोई डर नहीं है, वो राजा फील करता है अपने आप को। सो इसमें पावर जनता के हाथ में है, पर मेरिटोक्रेसी में पावर जनता के हाथ में नहीं है। सो हाइब्रिड सॉल्यूशन निकला। क्या सॉल्यूशन निकला? कि द मोस्ट स्टेबल मॉडर्न गवर्नमेंट्स कंबाइन बोथ सिस्टम। आज के टाइम पे आप कहीं भी देख लो, यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस या इंडिया, जो भी अच्छा जगह है जहाँ पे डेमोक्रेसी ठीक से इम्प्लीमेंट हो रखा है या काम करता है, वहाँ पे आप देख लो दोनों का कॉम्बिनेशन है। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस डिसाइड लीडरशिप वाइल एक्सपर्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन गाइड पॉलिसी एग्जीक्यूशन। ठीक है, यानी जनता लीडर चुन के भेजती है, लीडर डिसाइड करते हैं क्या पॉलिसीज़ बनेंगे, और लीडर को एडवाइस कौन करता है? वो मेरिट वाले लोग जो एग्ज़ाम निकाल कर पहुँचे हैं, वो एडवाइस करते हैं, लीडर फाइनल डिसीजन लेता है ये पॉलिसी बनेगा, और जो पॉलिसी बन जाता है फिर उसको ये ब्यूरोक्रेट्स इम्प्लीमेंट करते हैं समाज में। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन में चलता है, कॉम्बिनेशन में हमारे डेमोक्रेसी में। दिस रिकॉग्नाइजेज दैट विजडम विदाउट कंसेंट इज डेंजरस, यानी विजडम विदाउट कॉन्सेंट इज डेंजरस एंड कॉन्सेंट विदाउट विजडम इज फ्रेजाइल। जैसे मान लो कि हर तरफ ब्यूरोक्रेट्स छा गए हैं, ब्यूरोक्रेट्स का राज हो गया है, पर आम जनता से उनका कोई लेना देना ही नहीं है, आम जनता से वो मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता है उनको सत्ता से कोई नहीं हटा सकता, उनको पता है उनका पावर कोई नहीं छीन सकता। तो वो करेंगे जो उनको सही लगेगा, भले ही जनता को फ़ायदा हो, नुकसान हो, दुख हो, खुश हो, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं होगा, जनता का कोई सहमति नहीं लेगा वहाँ पे। तो वही है विजडम, यानी ज्ञान या जो आप कहते हो आपका एक्सपीरियंस, पर जनता का उसमें योगदान नहीं है, तो वो डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। वो डिक्टेटरशिप हो सकता है, वो जनता पे चीज़ें थोप सकते हैं, वो जनता से ज़बरदस्ती बात मनवाएंगे, फिर जनता से ज़बरदस्ती काम करवाएंगे, अपना सोच थोप देंगे जनता पे, वो डेंजरस चीज़ है।
पर कॉन्सेंट विदाउट विजडम इज़ फ्रेजाइल। पर अगर केवल जनता ही राज करे और ऐसे लीडर्स जनता चुनकर भेजे और जनता ही उसको इम्प्लीमेंट करे खुद से, तो वहाँ पे क्या होगा, इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। क्योंकि ना जनता को ज्ञान है, ना जनता जिस लीडर को चुन के भेज रही है उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान है। इसीलिए वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स का ज़रूरत होता है। क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स पढ़े लिखे हैं, वो मेरिट वाले लोग हैं, उन्होंने अपना जीवन पढ़ने लिखने में गुजार दिया है, रिसर्च में गुजार दिया है, तो उनको पता है राइट पॉलिसीज़ क्या हैं। और लीडर को पता है जनता को खुश कैसे रखना है, जनता को आगे कैसे बढ़ाना है, जनता की बातें कैसे उठानी है। और लीडर को डर है कि अगर वो सही काम नहीं करेगा जनता उसको उठा के फेंक देगी। तो एक बैलेंस में चलता है डेमोक्रेसी। सो लास्ट, इज़ डेमोक्रेसी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? बिल्कुल नहीं, डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है। और यही डेमोक्रेसी का खासियत है। इस संसार में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है, और जो परफेक्ट दिख रहा है इसका मतलब है वो डिक्टेटरशिप हो चुका है। इसका मतलब है कि वहाँ पे आम जनता के हाथ से पावर छीन लिया गया है। डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है, पर डेमोक्रेसी सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी अल्टीमेटली आम जनता को पावर देता है, आम जनता को हक देता है, आम जनता का बात करता है। समझ रहे हो आप? आपको मैं समझाता हूँ। जैसे शरीयत क्या है, शरीयत में कानून लिख दिए गए हैं, अब आपको उसको फॉलो करना होगा। उसको आप वो नहीं कर सकते, क्या कहते हैं, उसको आप ठीक नहीं कर सकते, या उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते, उसमें कुछ अमेंडमेंट आप नहीं कर सकते। जैसे हमारे संविधान में अमेंडमेंट होता रहता है, कोई कानून को बदलना हो बदल दिया जाता है लेजिस्लेचर में या संसद में। हमारा संविधान फ्रेजाइल, हमारा संविधान मतलब फ्रेजाइल नहीं, हमारा संविधान लचीला है, उसमें कुछ बदलाव करना है तो हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ लिख दिया गया अब उसको फॉलो ही करना है, नहीं नहीं नहीं। हमारे संविधान में अगर कोई चीज़ आउट ऑफ डेट हो जाए तो उसको पार्लियामेंट में सहमति के साथ मेजॉरिटी के बदला जा सकता है। पर शरीयत हो गया या मनुस्मृति हो गया, इनको नहीं बदला जा सकता, इनको फॉलो करना ही पड़ेगा अगर ये इम्प्लीमेंट हो गए तो इसमें जनता के हाथ से पावर चला गया। भले ही वो चीज़ गलत हो सही हो, अब उसको मानो। दिस इज डिक्टेटरशिप। यही तो डिक्टेटरशिप है कि ना जनता आप क्वेश्चन पूछ सकती है, ना जनता आप सवाल पूछ सकती है। जो लिखा हुआ है उसको चुपचाप मानो और फॉलो करो। पर डेमोक्रेसी में ये नहीं है। डेमोक्रेसी में विचार करो, सोचो क्या सही है, अगर समय के साथ वो चीज़ आउट ऑफ डेट हो गया है उसको आप बदल सकते हो, अमेंडमेंट कर सकते हो कानून के अंदर, संविधान के अंदर। सो येट इट्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ लाइज इन इट्स कैपेसिटी फॉर सेल्फ करेक्शन। डेमोक्रेसी का सबसे खास चीज़ क्या है? अगर आपने किसी इंसान को चुना और वो सही नहीं है तो आप उसको बदल सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। पर एक राजा जो राजा बन गया आप उसको नहीं बदल सकते। आपको उसको बदलना है तो उसको मारना पड़ेगा, सत्ता से ज़बरदस्ती हटाना पड़ेगा। पर डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में आपने किसी को चुना, उसने आपके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं किया, आप अगली बार उसको वोट मत दो, किसी और को वोट दो, उसको सत्ता से हटा दो। ठीक है? डेमोक्रेसी में कितना ईजिली और पीसफुली सत्ता का परिवर्तन हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है पावर का। सरकार अगर कांग्रेस सरकार में है, अगर कांग्रेस को वोट नहीं मिला, बीजेपी को मिला, बीजेपी आ जाएगी सत्ता में। बीजेपी को वोट नहीं मिला, कांग्रेस आ जाएगी सत्ता में, और कोई नहीं लड़ाई करेगा, कोई नहीं झगड़ा करेगा। दिस इज़ पावर ऑफ डेमोक्रेसी। अल्टीमेटली पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ पीपल। ठीक है? डेमोक्रेसी सर्वाइव्स नॉट बिकॉज इट प्रोमिसेस परफेक्शन। डेमोक्रेसी परफेक्शन प्रॉमिस नहीं करता, बट बिकॉज इट रिस्पेक्ट्स ह्यूमन इम्परफेक्शन। डेमोक्रेसी इंसान के इम्परफेक्शन को रिस्पेक्ट करता है। यानी जनता जैसी होगी वैसा सरकार होगा। सिंपल। जनता अगर मूर्ख है ठीक है, फिर भी पावर जनता के हाथ में ही रखो। जनता अगर समझदार हो गई फिर भी पावर जनता के हाथ में रहेगा, और ये खासियत है। सो बेसिकली डेमोक्रेसी ऑनगोइंग नेगोशिएशन है। यानी लोग सवाल करें, सोचे, आज़ादी के बारे में सोचे, ऑर्डर के बारे में सोचे, यूटिलिटेरियनिज्म कितना इम्प्लीमेंट होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म कितना इम्प्लीमेंट होना चाहिए, इसका बात करें। बैलेंस डेमोक्रेसी एक कॉन्टिन्यूस बैलेंस है कि जो सरकार है वो कितना पावर में होनी चाहिए, सरकार के हाथ में कितना पावर होना चाहिए, कोर्ट्स के हाथ में कितना पावर होना चाहिए, प्रेसिडेंट के हाथ में कितना पावर होना चाहिए, गवर्नर के हाथ में कितना पावर होना चाहिए, आईएएस के हाथ में कितना पावर होना चाहिए। डेमोक्रेसी में कॉन्टिन्यूसली चलते रहता है, बातें होती रहती है, थॉट्स बनते रहते हैं, डिबेट्स होते रहते हैं, और यही खासियत है डेमोक्रेसी का। यानी इटर्नल डायलॉग चलता है, बात होते रहता है, और इंसान सोचते रहता है, अमेंडमेंट्स करता रहता है। क्यों? क्योंकि समय के साथ चीज़ें बदल जाती हैं, और जब समय के साथ चीज़ें बदल जाती हैं तो कानून का भी बदलना ज़रूरी होता है।
सो डेमोक्रेसी इज़ नॉट परफेक्ट बट इट इज़ द बेस्ट. डेमोक्रेसी इज़ लेस अ डेस्टिनेशन देन अ प्रोसेस. डेमोक्रेसी कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि हाँ यहाँ पहुँच गए और आपको पता चल गया ये बेस्ट है. नहीं, डेमोक्रेसी एक प्रोसेस है, कंटिन्यूस इवॉल्व हो रहा है, कंटिन्यूसली इस सोसाइटी को शेप कर रहा है. जैसा सोसाइटी वैसा डेमोक्रेसी. ओके, सो आपको समझना पड़ेगा. हमारे संविधान को बहुत लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हमारा संविधान चोरी किया हुआ संविधान है, दूसरे जगहों से. चोरी किया हुआ नहीं है मेरे दोस्त. अमेरिकन सोसाइटी इंडियन सोसाइटी से ज़्यादा फ्री है, ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो वहाँ से फ्रीडम ऑफ स्पीच आता है. दुनिया को देख कर ही तो हम सीखते हैं, और हमसे कोई देख कर सीखेगा? ये आप कहाँ से सीखते हो? दुनिया से सीखते हो. कहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ पर क्या पॉलिसी बन रहा है, कहाँ पे क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, कहाँ पर क्या बताया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, फिर वहाँ से आप अडॉप्ट करते हो. और हर देश के अच्छे अच्छे चीज़ों को हमारे संविधान में रखा गया है. और हमारे संविधान में सेक्युलरिज्म रखा गया है कि यहाँ पर सरकार किसी भी धर्म का पक्षपात नहीं करेगा. ना वो हिंदुओं का पक्ष लेगा, ना मुसलमानों का पक्ष लेगा, ना ईसाइयों का, ना सिखों का, ना पारसियों का, ना जैनों का, ना बुद्धों का. हमारा सरकार न्यूट्रल सरकार है. ये हर किसी को इंडियन सिटीजन समझेगा. कितना अच्छा चीज़ है डेमोक्रेसी में. पर अगर शरीयत लागू हो जाए तो शरीयत मुसलमानों का कानून है और वो हिंदुओं के राइट्स का हनन कर देगा. जैनों के, बुद्धों के, क्रिश्चियंस के, जूस के खतरे में आ जाएंगे ये सारे लोग. पर डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है, हमारे संविधान में ऐसा नहीं है. हमारा संविधान सेक्युलरिज्म का बात करता है कि सरकार को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए किसी का धर्म से, किसी के भी धर्म से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए. सरकार जो पॉलिसी बनाएगी सबके बारे में सोच के बनाएगी. ये है सेक्युलरिज्म. पर बहुतों को लगता है चोरी की. भाई कोई चोरी नहीं किया. फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? सबसे बेस्ट है. कि फ्रीडम ऑफ स्पीच से आप बेहतर क्या सोचोगे? आपको जीने का हक दिया है आपके संविधान ने. आपको नहीं जान से मारा जा सकता है जब तक आप कुछ ऐसा काम ही ना कर दो कि लॉ कहे कि आपको जान से मारा जाए. अगर आपने कुछ गलत काम नहीं किया है आपको जान से नहीं मारा जा सकता है, ये संविधान कहता है. आपको आपके प्राइवेसी का हक है. यानी आप अकेले में क्या कर रहे हो, एक कमरे में कैसे जी रहे हो, रह रहे हो, ये आपका पब्लिक नहीं किया जा सकता. ये कौन देता है आपको? आपका संविधान देता है. सो संविधान आपको इतने सारे राइट्स देता है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा. संविधान आपको सोचना, समझना, सवाल पूछना सिखाता है. संविधान बोलता है आप बेहतर बनो. आप बेहतर बनोगे आपका समाज बेहतर हो जाएगा. आप बेहतर नहीं रहोगे आपका समाज वैसा ही रहेगा जैसे आप हो. बेसिकली डेमोक्रेसी एक आईना है जो समाज को दिखा देता है समाज कैसा है. ठीक है, तो आशा करता हूँ आप समझोगे कि भाई डेमोक्रेसी क्या है और हमारा संविधान कितना बेहतर संविधान है. और लिखने वालों ने कितना डिबेट करा है. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कितना डिबेट करा है, जवाहरलाल नेहरू और कितने सारे लोगों ने डिबेट करा है इस चीज़ पे जाकर. तब 2 साल 18 महीने मेहनत करके, पता नहीं कितने महीने मेहनत करके इन्होंने इस संविधान को बनाया. तो इसको यूं ही नकार देना ना अज्ञानता है. आप पढ़े नहीं हो, आप जाने नहीं हो. अभी जब जानोगे पूरे दुनिया को तो आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हमारे लिए एज अ सिटीजन्स. हमारे लिए हमारा संविधान, हमारे लिए डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है और इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तभी आपका हक बचेगा, तभी आप बचोगे, वरना आप गुलाम हो जाओगे.